डेट रीपेमेंट की सूरत हाल पूरी तरह हमारे कंट्रोल में। हमारे पास क्या कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो IMF से अगले 2 साल का पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्री कर सके? वो ऐसा कोई शख्स या ऐसा कोई पॉलिटिकल मैकेनिज्म हमारे पास मौजूद ही नहीं है। हमने बारहा बात की आपके यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह की, उसका मकसद भी ये था कि आपका कोई या तो अगर कोई फ़र्द वाहिद ना हो तो ऐसा इदारा मौजूद हो जो आलमी सतह पर आलमी हुकूमतों को और आलमी इदारों को इस बात की यकीन दहानी करा सके कि जो बुनियादी मामलात हैं या की मैटर्स हैं जिस पर इकॉनमी डिपेंड करती है, कम से कम उस मामले उस हवाले से हमने अपना 2 से 3 साल का इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्रिएट कर लिया है। मुझे ये लगता है कि अगले जुलाई तक आते आते जब तक इंटरिम गवर्नमेंट आएगी तो सूरत हाल सियासी तौर पर मज़ीद ख़राब हो गई होगी, माशी तौर पर हम और ज़्यादा ख़राब हो गए होंगे। नतीजा ये निकलेगा कि इंटरिम गवर्नमेंट जो बुनियादी तौर पर टेक्नोक्रेट्स की होती है या होनी चाहिए, उनके पास कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता। तो खतरा इस बात का है कि डॉलर जो है मजीद जो है तकरीबन 20 से 25% जो है रुपए के मुकाबले में ऊपर जा सकता है। 25% का मतलब है कि एनीवे बिटवीन 50 टू 75 रुपीस का इम्पैक्ट जो है आप डॉलर के ऊपर देख सकते हैं। डॉलर की सिचुएशन का कि इंटर बैंक मार्केट में और ओपन मार्केट में जो है डॉलर का जो डिफरेंशियल कितना चल रहा है, और इस वक्त आप तकरीबन जानते हैं कि ये 25 से 30 रुपए के दरमियान जो है इसका इम्पैक्ट है। यानी 225 के ऊपर जो है 10 से 15% के दरमियान आपका जो रुपी है वो इंटर बैंक मार्केट का और ओपन मार्केट का फ़र्क चल रहा है। आपकी इंपोर्ट्स आप सस्ती किए हुए हैं, टेक्निकली एक्सपोर्ट्स हैं उसको आपने ओवर वैल्यू किया हुआ है, विच मीन्स कि अब से लेकर और हमें जुलाई तक तकरीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर चाहिए अपने करंट अकाउंट को मैनेज करने के लिए। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ से हमेशा से ही इलेक्शन ईयर में एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहा है गवर्नमेंट्स का। ये पिछले 20-22 साल की हिस्ट्री है, सिर्फ ये गवर्नमेंट नहीं, हर गवर्नमेंट ने यही काम किया है कि तीसरे साल से वो आर्टिफिशियल ग्रोथ क्रिएट करने के लिए वो इम्पोर्टेड ग्रोथ पर जाते हैं और चौथे 5वें साल में स्पेशली 5वें साल में जो है ओवर स्पेंडिंग होती है। हर बंदा इस वक्त IMF से लिंक इसलिए कर रहा है कि किसी के पास भी इतना वक्त नहीं है कि आपके पॉलिसी फ्रेमवर्क की कंसिस्टेंसी को इंश्योर कर सके। IMF एक ऐसा इदारा है बीइंग अ ग्लोबल सेंट्रल बैंक या ग्लोबल लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कि वो उनके पास इकोनॉमिस्ट भी इतने मौजूद हैं कि वो इस चीज़ को देख सकते हैं कि एक कंट्री का पॉलिसी फ्रेमवर्क किस नहज पे जा रहा है। अब मसला ये हो रहा है कि हमारे यहाँ जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो हर फाइनेंस मिनिस्टर का अपना एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है। पिछले 1 साल के अंदर हमारे मुल्क में 3 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए, शौकत तरीन साहब, मुफ्ता इस्माइल साहब और अब्दुल साहब हैं। और अगले 1 साल के अंदर यानी 6 महीने इस गवर्नमेंट के, फिर इंटरिम गवर्नमेंट और फिर नई गवर्नमेंट जो आएगी, अनदर 3 फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे। डॉलर को क्रॉस 300 मार्क। डेट रीपेमेंट की सूरत हाल पूरी तरह हमारे कंट्रोल में। जो हमारे पास इनफ्लोज साल के पहले हाफ में आने थे वो अब दूसरे हाफ में चले गए हैं। कुछ मसाइल जो है वो बैन अल-अक़वामी हालात की वजह से हैं और कुछ हमारे मुल्की हालात की वजह से। कोई 23 बिलियन डॉलर का जो रीपेबल डेट था और 10 बिलियन डॉलर के करीब जो है वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। ऑलरेडी 6 बिलियन डॉलर से ज़्यादा स्टेट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वापस गैर मुल्की कर्जे वापस कर दिए हैं, और इसके अलावा 4 बिलियन डॉलर जो है वो बायलैटरल लोन जो थे, जो कि ऑलरेडी मुतल्लिका गवर्नमेंट्स जो हैं उनके साथ मिल के उनको जो है वो उनकी रोल ओवर जो है वो हो चुका है। उसके बाद ये आप 23 में से 10 निकाल दे तो 13 बिलियन डॉलर जो है वो रह जाता है। इस 13 बिलियन डॉलर में 8.3 बिलियन डॉलर के कर्जे ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट लोन्स हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड कमर्शियल लोन्स हैं। तो इनका 8.3 बिलियन डॉलर जो है ये इनकी रोल ओवर की हमें तवक्को है, और जिसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है बातचीत हो चुकी है। सो अगर इन 8.3 बिलियन को भी हटा दें तो 13 में से 8.3 बिलियन ये निकलने के बाद हमारे पास कोई 4.7 बिलियन डॉलर के कर्जे ऐसे हैं जो कि हमें वापस करने हैं। इस 4.7 बिलियन में से 1.1 बिलियन डॉलर ऐसे हैं जो कि कमर्शियल लोन हैं, जो कि हमने गैर मुल्की बैंकों को वापस करने हैं। और इसके अलावा हमें कोई अब इस साल के अंदर कोई यूरो बॉन्ड वापस नहीं करना होगा। 4 बिलियन डॉलर के इन्फ्लोज हमारे पास आए हैं और बाकी ये कुछ रोल ओवर हुए हैं। इस वक्त जो है वो बहुत सारे मसाइल का सामना है, जिसमें कि कुछ मसाइल जो है वो बैन अल-अक़वामी हालात की वजह से हैं और कुछ हमारे मुल्की हालात की वजह से। जब हमने ये मौजूदा साल माली साल जब शुरू किया था तो उस वक्त कोई 23 बिलियन डॉलर का जो रीपेबल डेट था और 10 बिलियन डॉलर के करीब जो है वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था। अब इसमें जब हम देखते हैं कि 23 बिलियन डॉलर का जो प्रिंसिपल अमाउंट जो हमें रीपे करना था, उसमें से ऑलरेडी 6 बिलियन डॉलर से ज़्यादा स्टेट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वापस गैर मुल्की कर्जे वापस कर दिए हैं, और इसके अलावा 4 बिलियन डॉलर जो है वो बायलैटरल लोन जो थे, जो कि ऑलरेडी मुतल्लिका गवर्नमेंट्स जो हैं उनके साथ मिल के उनको जो है वो उनकी रोल ओवर जो है वो हो चुका है और उसके एग्रीमेंट्स वगैरह भी साइन हो चुके हैं। तो इस तरह ये
6 बिलियन और 4 बिलियन 10 बिलियन तो टोटल ये आप कह लें कि ऑलरेडी जो गैर मुल्की कर्जा है वो सेटल हो चुका है। उसके बाद ये आप 23 में से 10 निकाल दें तो 13 बिलियन डॉलर जो है वो रह जाता है। इस 13 बिलियन डॉलर में 8.3 बिलियन डॉलर के कर्जे ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट लोन्स हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड कमर्शियल लोन्स हैं। तो इनका 8.3 बिलियन डॉलर जो है ये इनकी रोल ओवर की हमें तवक्को है और जिसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है बातचीत हो चुकी है। सो अगर इन 8.3 बिलियन को भी हटा दें तो 13 में से 8.3 बिलियन ये निकलने के बाद हमारे पास कोई 4.7 बिलियन डॉलर के कर्जे ऐसे हैं जो कि हमें वापस करने हैं। इस 4.7 बिलियन में से 1.1 बिलियन डॉलर ऐसे हैं जो कि कमर्शियल लोन हैं जो कि हमने गैर मुल्की बैंकों को वापस करने हैं। और इसके अलावा हमें कोई अब इस साल के अंदर कोई यूरो बॉन्ड वापस नहीं करना, उसकी कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं है। तो ये 1.1 बिलियन ये गैर मुल्की है और कमर्शियल लोन्स हैं और इसके अलावा कोई 3.5 बिलियन के करीब जो है वो मल्टीलैटरल्स के लोन्स हैं और दूसरे लोन्स हैं जो हमें वापस करने हैं। तो ये कुल मिला के हमारा ये कर्ज़ा वापस करने वाला साल शुरू किया था तो प्लान किया गया था कि 34 बिलियन डॉलर से 38 बिलियन के डॉलर के दरमियान हमारे इन्फ्लोज होंगे, जबकि 4 बिलियन डॉलर के इन्फ्लोज हमारे पास आए हैं और बाकी ये कुछ रोल ओवर हुए हैं। तो बहुत सारे इन्फ्लोज जो हैं वो अभी आना बाकी हैं। मैं इसको इस तरह कहता हूँ कि जो हमारे पास इन्फ्लोज जो पहले इस साल के पहले हाफ में आने थे वो अब दूसरे हाफ में चले गए हैं और जबकि हमारे जो लोन रीपेमेंट्स हैं वो उसी तरह हो रही हैं जैसे कि हमारी मैच्योरिटीज़ आ रही हैं। तो इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि अब ज़्यादातर इन्फ्लोज हमारे दूसरे हाफ में आएंगे और उसके नतीजे में हमारे जो रिज़र्व्स जो हैं वो मज़ीद जो है उनमें बेहतरी आना शुरू होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे एनालिस्ट जो इसके ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं और मनफी किस्म का एक इम्प्रेशन दे रहे हैं वो ठीक नहीं है और डेट रीपेमेंट की सूरत हाल पूरी तरह हमारे कंट्रोल में और इंशाल्लाह हम आने वाली पेमेंट्स को भी ऑन टाइम पूरा करेंगे। हमारा जो पिछले हफ्ते के दौरान जो हमारे रिज़र्व थे वो कोई 7.9 बिलियन डॉलर के थे। 500 मिलियन डॉलर जब हमारे पास एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से आए तो उसके बाद हमारे रिजर्व 7.9 बिलियन डॉलर के ऊपर गए। पब्लिकली शायद ये इन्फॉर्मेशन है कि हमने स्कूक वापस किया है, बट हमने स्कूक के अलावा भी कर्जे इस हफ्ते में वापस किए हैं। लेकिन हमारे पास चूँकि इनफ्लोज भी लाइंड अप थे, लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि हमने 2 गैर मुल्की बैंकों को कोई 1.2 बिलियन डॉलर के कर्जे वापस दिए हैं। एक को 500 मिलियन डॉलर वापस दिए हैं, दूसरे को 700 मिलियन डॉलर दिए हैं और ये दोनों बैंकों के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है और उनकी तरफ से हमें कमिटमेंट है कि ये दोनों बैंक हमें वापस जो है वो रीलैंड कर देंगे और उसके नतीजे में जब ये हमारे पास 1.2 बिलियन डॉलर उनसे वापस आ जाएगा अगले कुछ दिनों के अंदर, तो उसके नतीजे में हमारे रिज़र्व जो है फिर वापस तकरीबन उसी लेवल पे चले जाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रिज़र्व्स के ऊपर इन सब लोन बड़े बड़े लोन्स की रीपेमेंट के बावजूद भी कोई ख़ास असर इंशाल्लाह नहीं आएगा। और साथ साथ जो हमारे दूसरे इन्फ्लोज जो हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है उसमें 3 बिलियन डॉलर एक फ्रेंडली कंट्री के साथ है। इसके अलावा दूसरे जो हमारे इंटरनेशनल मल्टीलैटरल जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ जो इन्फ्लोज आने हैं तो उसके ऊपर भी सबके ऊपर काम हो रहा है और वो भी जैसे जैसे आने शुरू होंगे तो उसके नतीजे में हमारे रिजर्व जो है वो मज़ीद बेहतर होना शुरू होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, नवंबर का महीना गुजर गया, तैनाती हो गई, बट जो एक्सटर्नल अकाउंट का चैलेंज है वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। और आज के प्रोग्राम में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वेदर और नॉट IMF प्रोग्राम कुड बी रिस्टोर्ड। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है नुमान अब्दुल मजीद। इसलिए पिछले महीने तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो था वो आर्मी चीफ की तैनाती थी। थैंक्स टू ऑलमाइटी तैनाती के बाद नज़र आ रहा है कि जो नए आर्मी चीफ हैं वो ख़बरों में नहीं आते, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो बाजवा की तरह अब बहुत एक्टिवली प्रोएक्टिवली जो है वो मीडिया में नज़र नहीं आते। दैट्स अ गुड साइन। बट क्या करें उस एक्सटर्नल अकाउंट का कि जो किसी से मैनेज नहीं हो पा रहा है। नुमान साहब, ओवर टू यू, हाउ डू यू लुक एट द प्रेजेंट सिचुएशन? कितनी ग्रिम है, कितनी मैनेजेबल है आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक्सटर्नल अकाउंट की जो आपने बात की तो वन ऑफ द इंडिकेटर्स ये होता है डॉलर की सिचुएशन का कि इंटर बैंक मार्केट में और ओपन मार्केट में जो है डॉलर का जो डिफरेंशियल कितना चल रहा है। और इस वक्त आप तकरीबन जानते हैं कि ये 25 से 30 रुपए के दरमियान जो है इसका इम्पैक्ट है। यानी 225 के ऊपर जो है 10 से 15% के दरमियान आपका जो रुपी है
वो इंटर बैंक मार्केट का और ओपन मार्केट का फ़र्क चल रहा है, विच मीन्स कि योर रुपीज़ अंडर ओवर वैल्यूड बाई एटलीस्ट 10 to 15% अगर आप मार्केट फंडामेंटल्स के ऊपर जाएँ। तो ये तो एक चीज़ होगी, उसका इम्पैक्ट आपकी इंपोर्ट्स के ऊपर भी है। आपकी इंपोर्ट्स आप सस्ती किए हुए हैं टेक्निकली स्पीकिंग, चाहे वो ऑफिशियल इंपोर्ट्स हैं जो भी हों, और आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको आपने ओवर वैल्यू किया हुआ है। अगर आपके रुपये नीचे जाएगा, करेक्ट पोजीशन पे आएगा, तो एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव होगी। तो बात ये है कि ये बड़े फंडामेंटल किस्म के एरर्स हैं, और ये भी हमारे सामने है कि हर महीने एटलीस्ट बिटवीन, अगर हम इकॉनमी को फुल स्टॉप लगाने के बावजूद भी, 3 से 500 मिलियन डॉलर का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है, विच मीन्स कि अब से लेकर और हमें जुलाई तक तकरीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर चाहिए अपने करंट अकाउंट को मैनेज करने के लिए। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ से हमेशा से ही इलेक्शन ईयर में एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहा है गवर्नमेंट्स का। ये पिछले 20-22 साल की हिस्ट्री है, सिर्फ ये गवर्नमेंट नहीं, हर गवर्नमेंट ने यही काम किया है कि तीसरे साल से वो आर्टिफिशियल ग्रोथ क्रिएट करने के लिए वो इम्पोर्टेड ग्रोथ पर जाते हैं, और चौथे पाँचवें साल में, स्पेशली पाँचवें साल में जो है ओवर स्पेंडिंग होती है। अब नतीजा ये निकल रहा है कि बोरोइंग करके हम जो है, और पॉलिसी फ्रेमवर्क ना होने की वजह से ये चीज़ें अनसस्टेनेबल हो गई हैं। आप आईएमएफ के पास जाते हैं, जो कि ये भी हम जानते हैं कि आपका चाइना हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, हर बंदा इस वक्त आईएमएफ से लिंक इसलिए कर रहा है कि किसी के पास भी इतना वक्त नहीं है कि आपके पॉलिसी फ्रेमवर्क की कंसिस्टेंसी को इंश्योर कर सके। Right. सिर्फ आईएमएफ एक ऐसा इदारा है, बीइंग अ ग्लोबल सेंट्रल बैंक या ग्लोबल लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि वो उनके पास इकोनॉमिस्ट भी इतने मौजूद हैं कि वो इस चीज़ को देख सकते हैं कि एक कंट्री का पॉलिसी फ्रेमवर्क किस नहज पर जा रहा है। अब मसला ये हो रहा है कि हमारे यहाँ जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, वो हर फाइनेंस मिनिस्टर का अपना एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है। पिछले एक साल के अंदर हमारे मुल्क में 3 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए, शौकत तरीन साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब और अब डार साहब हैं। और अगले एक साल के अंदर, यानी 6 महीने इस गवर्नमेंट के, फिर इंटरिम गवर्नमेंट और फिर नई गवर्नमेंट जो आएगी, अनदर 3 फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे। अब जहाँ एक तो डार साहब खुद मौजूद हैं जो इस वक्त हैं, फिर आपका इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर होगा और फिर जो नया फाइनेंस मिनिस्टर होगा। अब नतीजा ये निकल रहा है कि अगर आपने एटलीस्ट 2 से 3 साल का जो आपका रिमेनिंग पीरियड है आईएमएफ का, उसके लिए अगर आपने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्री करना है, तो वो कौन करेगा? वो, कि हमारे पास क्या कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो आईएमएफ से अगले 2 साल का पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्री कर सके? वो ऐसा कोई शख्स या ऐसा कोई पॉलिटिकल मैकेनिज्म हमारे पास मौजूद ही नहीं है। हमने बारहा बात की आपके यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह की, उसका मकसद भी ये था कि आपका कोई, या तो अगर कोई फ़र्द वाहिद ना हो, तो कोई ऐसा इदारा मौजूद हो जो आलमी सतह पर आलमी हुकूमतों को और आलमी इदारों को इस बात को की यकीन दहानी करा सके कि जो बुनियादी मामलात हैं या की मैटर्स हैं जिस पर इकॉनमी डिपेंड करती है, कम से कम उस मामले, उस हवाले से हमने अपना 2 से 3 साल का इकनॉमिक फ्रेमवर्क क्रिएट कर लिया है। अब वो चीज़ हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है। जब तक आप इस अगले 2 साल का एटलीस्ट आप फ्रेमवर्क नहीं देंगे आईएमएफ को या किसी को भी, आपको इंटरनेशनल मार्केट से पैसे नहीं मिल रहे। अब मसला ये है कि गवर्नमेंट इस वक्त जो है, जो हमारी हिस्टोरिकल इलेक्शन ईयर स्पेंडिंग है, अभी आपको जहन में ये भी प्रपोजल आ रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो कोई स्पेशल पैकेजेस दिए जाएंगे, 300 से कम यूनिट की बिजली फ्री कर दी जाएगी वगैरह वगैरह। अब ये वो टिपिकल इलेक्शन ईयर की जो गिमिक्स हैं, ये इसका हमारा जो बजट है, हमारे जो एक्सटर्नल अकाउंट है, वो इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेड बेस्ड हैं। अब इम्पोर्ट्स हमारे पास इम्पोर्ट करने के लिए पैसा मौजूद नहीं है, आलमी बरादरी हमें पैसे देने को तैयार नहीं है, तो आप किस तरीके से मैनेज करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ये सूरत ऐसी ही है कि इसका ग्रेड कैंसर होता है ना, ग्रेड 1 2 3 4 Right. जो होता है एडवांस स्टेज कैंसर है, और जितना ज़्यादा कैंसर एडवांस स्टेज का हो जाता है, तो उसकी ट्रीटमेंट उतनी ज़्यादा पेनफुल भी होती है, मुश्किल भी होती है, और ये भी होता है कि ट्रीटमेंट के बाद भी मरीज़ के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। Right. तो इस वक्त हमारी इकॉनमी बिल्कुल एडवांस स्टेज कैंसर की सूरत हाल पर है। मुझे ये लगता है कि अगले जुलाई तक आते आते, जब तक इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, तो सूरत हाल सियासी तौर पर मज़ीद ख़राब हो गई होगी, माशी तौर पर हम और ज़्यादा ख़राब हो गए होंगे, और नतीजा ये निकलेगा कि इंटरिम गवर्नमेंट जो बुनियादी तौर पर टेक्नोक्रेट्स की होती है या होनी चाहिए, तो उनके पास कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता। तो Right. ख़तरा इस बात का है कि डॉलर जो है मज़ीद जो है तकरीबन 20 से 25% जो है रुपए के मुकाबले में ऊपर जा सकता है। बट व्हेन यू सेइंग कि 25 रुपये तो आज भी कम है, तो 25% के मानी ये हैं कि 32-33 रुपीज़, बट पीपल आर सेइंग कि डॉलर को क्रॉस 300 मार्क, बिकॉज आपके पास जो पोर्ट पे सामान पड़ा हुआ है, दैट अकॉर्डिंग टू पीपल एंड सोर्सेज रन्स इनटू 2 to 2.5 बिलियन। 4 अरब डॉलर की अदायगियाँ जुलाई से पहले आज भी ऐसी हैं कि जो आप नथी नहीं कर पाए किसी एक्सटर्नल एंटिटी के साथ, फ्रेंडली कंट्री हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो। सो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ मैनेजेबल नहीं है?
मैंने तो ये कहा ना आपसे, मैंने 25 रुपए तो इस वक्त चल रहा है ना, मैंने राइट, इंटरिम गवर्नमेंट पर तक तो मैंने 25% कहा है मैंने। तो ओके, 25% का मतलब है कि एनीवे बिटवीन 50 टू 75 रुपीस का इम्पैक्ट जो है आप डॉलर के ऊपर देख सकते हैं, ओके, जो कि जनरल कहा जा रहा है। उसकी वजह ये है कि जो बैकलॉग क्रिएट हो गया है, और देखिए सारा मसला जो है ना, मसला पैसों का नहीं है। हमारे यहाँ बात जो हो रही है पैसे कम है, मसला पॉलिसी फ्रेमवर्क का है, पॉलिसी कंटिन्यूटी का है। राइट, आप भी आज भी अगर आप एक 2 साल का इकोनॉमिक प्लान बना के दे दें जो कि एक्सेप्टेड हो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, तो उसको आप किसी भी तरीके से उसको मैनेज करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंसेंसस को, चाहे तो आप पार्लियामेंट, मसला ये कि हमारे पार्लियामेंट से भी आधी पार्लियामेंट तो डिज़ाइंड है हमारी, तो राइट, पार्लियामेंट भी ज़ाहिर है किसी इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क को कैसे वेट करेगी। वरना राइट, तो ये है ना कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो कम से कम पार्लियामेंट में एक पॉलिसी पैकेज लेके आएँ और उससे अप्रूव करवा लेंगे, भाई जो है पार्लियामेंट ने अगले 2 साल के लिए इस पॉलिसी पैकेज को अप्रूव कर दिया तो इंटरनेशनल मार्केट्स को एश्योरेंस हो जाएगी। इंटरनेशनल मार्केट को ये मसला पैसे देने का नहीं है। इस वक्त आप यकीन माने कि हमारी कॉर्पोरेट्स भी हैं, जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड हो या प्राइवेट हो, वो भी इंटरनेशनल बोरिंग कर सकती हैं, बातें करना चाहती भी हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। बहुत सारी कॉर्पोरेट्स ऐसी हैं जिन्होंने अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एक्सपेंशन प्लान्स जो हैं वो होल्ड पे डाल दिए। मसला सारा है पॉलिसी फ्रेमवर्क का, चाहे इंटरनेशनल लैंडर हो, इंटरनेशनल इन्वेस्टर हो, लोकल लैंडर हो या लोकल इन्वेस्टर हो, उन सबको एक 2 से 3 साल का रोड मैप चाहिए होता है कि जब हम पैसे लगा रहे हैं, जिस दौरान जिस मुद्दत के लिए हम पैसे किसी हुकूमत को दे रहे हैं, तो हमें उसमें पता होना चाहिए कि इनका ये किस तरीके से उस पैसे को यूटिलाइज करेंगे, और उसका पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या होगा, जो बार बार मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्योंकि मसला ये हो रहा है, अभी तो इंप्रेशन ये जा रहा है कि जो भी पैसे दिए जाएंगे इंटरनेशनल गवर्नमेंट से, वो इलेक्शन ईयर के इधर जो है खर्चों में और पब्लिक की सपोर्ट जीतने के लिए और वोट जीतने के लिए और एक आर्टिफिशियल इकोनॉमिक बबल क्रिएट करने के लिए खर्च कर दिए जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में किसी ने पैसे दुनिया में से दिन में देने, आपको कोई पैसा नहीं देगा आपको। तो बात ये है कि नज़र जो यही आ रहा है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती जाएगी, क्योंकि इन डिसीजन मेकिंग है। गवर्नमेंट भी एडमेंट है कि हम किसी भी किस्म की कंसेशंस नहीं करेंगे, और इंटरनेशनल इदारे भी जो हैं वो कंसिस्टेंसी चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पिछले साल 1.5 साल में 3-4 वज़राए ख़जाना चेंज हो चुके हैं हमारे, और मुस्तकिल ये प्रॉब्लम आ रहा है। आने वाले दिनों में भी 3-4 वज़राए ख़जाना जो है आने वाले हैं, 3 तो एटलीस्ट आने वाले हैं अगले 1 साल के अंदर। तो ऐसी सूरत हाल में अगर हम आम इंसान देख सकता है, तो आलमी इदारों को भी पता है कि इस मुल्क के अंदर बेतहाशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बेतहाशा इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, और किसी भी तरीके से पैसे देने का मतलब ये है कि हमें नहीं पता पैसे वापस आएंगे भी नहीं आएंगे। देखिए ओके, दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी को पैसे नहीं देना चाहता। वो कहते हैं ना, बैंकर उसी को पैसे देते हैं जिसको जिसको पैसे देने की जरूरत, जिसको पैसे की जरूरत नहीं होती। या तो ये लोन है ना भाई, कर्जा आप उसी को देते हैं जिसकी रीपेमेंट कैपेसिटी हो। या कर्जा आप इसलिए नहीं देते कि बंदा खा पी के फारिग कर देगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये बताइए कि आईएमएफ के प्रोग्राम के बारे में जनरली जो एनालिस्ट हैं वो अपना व्यू दे रहे हैं कि ये कम से कम 1 से 2 महीने आगे जा सकता है, बिकॉज दिसंबर की 15 आ गई, आज से हॉलीडे गॉट स्टार्टेड, और जनवरी मिड तक जनरली हर चीज़ बंद रहती है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर आईएमएफ का प्रोग्राम इमीडिएटली नहीं रिस्टोर होता, जो ट्रांच एक्सपेक्टेड है वो नहीं आती, तो फ्रेंडली कंट्रीज भी पैसे नहीं देंगे। हाउ डू यू लुक एट दिस प्रेजेंट सिचुएशन? देखिए बात ये है कि जितना ये डिले होगा ये मामला, और आईएमएफ का जो ट्रांच होती है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, आपको पता है प्रोसीजर ये होता है कि स्टाफ लेवल नेगोशिएशंस होती हैं, उसके बाद जो है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रूव करता है, तो उसके बाद अब हमने पिछले दिनों में ये देखा कि कई कई माह तक तो हमारी स्टाफ लेवल नेगोशिएशन चलती रही थी। उसके बाद एक आध महीना बोर्ड का, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का प्रोसेस होता है, जिसके बाद क्योंकि एग्जीक्यूटिव बोर्ड रोज़ाना तो पाकिस्तान का लोन अप्रूव करने के लिए नहीं बैठता ना, कन्वीन नहीं होता। राइट, तो बात ये कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो है वो 1 से 2 महीने का प्रोसेस है जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का है, स्पेशली इन अ कंट्री विच इज़ हाईली सेंसिटिव सिचुएशन, जिसका जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में कई मरतबा जो है प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, नेगोशिएशंस जो हैं वो बहुत आगे पीछे हो चुकी हैं। तो ऐसी राइट। सूरत हाल में मुझे ये नज़र आता है कि ये 2 से 3, अगर हम अंदर बहुत स्पीड से भी जाएँ तो 2 से 3 महीने से पहले जो है ये आईएमएफ का प्रोसेस मुझे कंप्लीट होता नज़र नहीं आ रहा है। हाउ अबाउट दिस पीडीएल के बारे में भी जो कहा जा रहा है कि आईएमएफ की कंडीशन हमने मीट नहीं की, एंड दैट्स अ क्रिटिकल आइटम। आपको लगता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में जो गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल मूव ली है कि हम 15 रुपये कम करने जा रहे हैं, वो कितना नेशनल इंटरेस्ट में है? देखिए बात ये है कि इस वक्त आपके आईएमएफ के अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है। राइट, आईएमएफ जब तक पैसे ओके आपके पॉलिसी फ्रेमवर्क को ओके नहीं करेगा, तब तक आपको दुनिया से कोई भी पैसे नहीं देगा। और आईएमएफ जब तक, आईएमएफ का जो, अच्छा पीडीएल की आपने बात की ना, ये या बुनियादी चीज़ है। आपके
फिस्कल बैलेंस का, आपका फिस्कल डेफिसिट जो है एक सर्टेन लेवल में होना चाहिए, सर्टेन कंट्रोल में होना चाहिए। आप पीडीएल भी नहीं लगाना चाहते, आप जो है किसी आपका जो ट्रेडर सबका है उस पर टैक्स भी नहीं लगाना चाहते क्योंकि वहाँ से वोट मिलता है आपको, आप एग्रीकल्चरिस्ट पे भी टैक्स नहीं लगाना चाहते। राइट। अच्छा, जो जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट के में हैं, उनको ऑलरेडी इतना आप टैक्स कर चुके हैं कि बस उनका जिस्म से खून निकाला रह गया है, जो आपका सैलरी तबका है या बिजनेस तबका है। आपको पता है वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरेस्ट टैक्स रेट है पाकिस्तान के अंदर, फिर ऑन टॉप ऑफ इट आपने सुपर टैक्स पे लगा दिया, सब कुछ कर दिया, तो कॉर्पोरेट्स की तो पूरी प्रॉफिटेबिलिटी आउट हो गई है। तो बात राइट। ये है कि जब तक आप नए एवेन्यूज़ जो है टैक्स से नहीं लाएंगे, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने का कोई तरीक़ेकार वज़ा नहीं करेंगे, तो आईएमएफ को आपने पीडीएल अगर आप नहीं भी लगाते तो कोई अल्टरनेटिव देना होगा ना, कि भाई हम राइट। अपने टैक्स डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए यही इकदाम कर रहे हैं। अब वो भी इकदाम नहीं कर रहे। दूसरी तरफ ये है कि इंटरेस्ट रेट मुस्तकिल बढ़ रहे हैं, और जिसकी वजह से आपकी इकॉनमी फर्दर चोक डाउन हो रही है। अब आईएमएफ की एक पॉलिसी से हम अग्री नहीं करते, ज़ाहिर है कि इन्फ्लेशन से उसको लिंक किया हुआ है, लेकिन बहरहाल जो पॉलिसी है सो है आईएमएफ की, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप आईएमएफ फ्रेमवर्क के अंदर हैं, आईएमएफ तो नहीं कहता ना कि आप आपसे पैसा आके लें, अपनी इकॉनमी को ठीक मैनेज कर लें और जो है क्या नाम है, आपको आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आईएमएफ के पास अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो वो लोन आपको आईएमएफ की कंडीशंस पे मिलेगा, ओके, ग्रेट। आईएमएफ आपकी कंडीशंस पे आपको लोन नहीं देगा। ओके, ग्रेट। नुमान साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे उमैर नसीर और नुमान अब्दुल मजीद। दोनों ने तफसील के साथ बताया कि इकनॉमिक फ्रंट पर जो चैलेंजेस हैं वो कहीं ज़्यादा बड़े हैं जितनी बातचीत की जा रही थी नवंबर में, और जितना चीज़ों को लिंक किया जा रहा था नवंबर की तैनाती से। आज का सबसे बड़ा मसला जो है वो इम्पोर्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं। पोर्ट के ऊपर अराउंड बिलियंस का जो सामान है वो हेल्ड हुआ है, और जिसकी वजह से वी ऑल नो कि हमारी इम्पोर्ट लेड इकॉनमी है, हमारा सिस्टम काइंड ऑफ चोक हुआ है। कहने में ये भी आ रहा है कि डाउन द रोड 2 to 3 months आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो रिज्यूम नहीं हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं शायद वो भी पाकिस्तान को जो है वो कर्ज़ा ना दे सकें, एंड बिकॉज ऑफ दैट होगा ये कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त डॉलर की सिचुएशन है, जो इस वक्त महंगाई की सिचुएशन है, वो अबतर हो सकती है। जो एक सेक्टर है, एक पर्टिकुलर एरिया है जिसने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया है, दैट इज़ द शुगर इंडस्ट्री की तरफ से अच्छी खबर आई है कि पाकिस्तान जो है वो शुगर एक्सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को फॉरेक्स के अकाउंट में थोड़ा सा ईज़ फील होगा, और पाकिस्तान में जो फॉरेक्स के चैलेंज है वो थोड़े से कम होंगे। दूसरी जो बेहतरी की सिचुएशन है दैट इज़ इन द बैंकिंग सेक्टर। वी ऑल नो कि बैंकिंग सेक्टर इज़ थ्राइविंग, डूइंग गुड, बिकॉज के इंटरेस्ट रेट जो है वो 16% के आसपास हैं, और कहा जा रहा ये है कि जो डार्क की थ्योरी है स्टैंडर्ड वो ये है कि जो लोकल डेट है उसको पहले मैनेज करें, और लोकल डेट में जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म बोरोइंग है उसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में किया जाए, और उसका रास्ता एक ही होता है कि आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं। इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान ने जो है वो 17% से ज़्यादा देखे हुए हैं। सो पाकिस्तान में ये एक नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सा साइकिल है, बट अगर सियासी हालात ठीक हों तो गवर्नमेंट एक दफ़ा इंटरेस्ट रेट को 17-18% से ज़्यादा ले जाकर PIBs में 20 साल की प्लेसमेंट करके जो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं आए दिन के उसको मैनेज कर सकती है, और जब इतना फिस्कल स्पेस मैनेज हो जाएगा, स्पेस क्रिएट हो जाएगा, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो एक्सटर्नल डेट की तरफ जा सकती है, और जो कर्ज़े हैं उनको जो डार्क की स्टैंडर्ड थ्योरी है वो लॉन्ग टर्म के लिए रोल ओवर करा सकती है। हमने देखा शौकत अज़ीज़ ने अपने वक्त में 40 साल के लिए कर्ज़ों को रोल ओवर करा के जो पासा था मईशत में चैलेंजेस का उसको पलट दिया था। अभी भी नज़र ये आ रहा है कि जो डार्क की थ्योरी है उसमें लोकल डेट मैनेजमेंट के बाद कर्ज़ों की रिस्ट्रक्चरिंग है, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड्स जो है वो एक्सटर्नल मार्केट में, बाहर के मार्केट में उसके ज़रिए पैसा रेस करेगी, और जो महंगे कर्ज़े हैं उसको सस्ते कर्ज़ों में कन्वर्ट कर देगी। देन वी कुड थिंक ऑफ कि साल में चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, बट आसान नहीं है, बिकॉज़ अगला साल इलेक्शनियरिंग का साल है जिसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर होता है कि वो पैसे लगाए। अब समझ में नहीं आता कि अगर IMF स्पेस नहीं देगा तो ये सारे काम पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब कैसे कर पाएंगे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।